हेलो, नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। भाई, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी के तहत हम यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को समाप्त करने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमने जैसा कि पढ़ा कि टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स में आपने देखा कि फिलहाल हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव्स बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पेमेंट्स बैंक है। इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बस हमारा एक ही टाइप बचा है और वो है फॉरेन सेक्टर बैंक। यहां पर हम अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक, यानी हमारा टाइप्स ऑफ बैंक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ बैंक। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरबीआई, उसके बाद आरबीआई की सहायक कंपनियां यानी सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, और उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे बैंकिंग का हो या इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी। तो बारी बारी से हम इकोनॉमिक्स को यानी बैंकिंग और इकोनॉमिक्स को हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिलेबस नोट करवाया था। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि भाई फॉरेन सेक्टर बैंक क्या होते हैं। वैसे आपको अगर सिंपल भाषा में हम बताएं कि वे बैंक जिनका हेडक्वार्टर किसी दूसरे देश में, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेस हमारे देश में काम कर रही हैं, उन सब बैंकों को हम फॉरेन सेक्टर बैंक कहेंगे। भाई, हमारे यहां का जो देसी बैंक है, अगर वह किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी ब्रांच खोलता है तो वहां के लिए वह बैंक जो हमारे यहां का है वो फॉरेन सेक्टर बैंक कहलाएगा। यहां पर हमारे यहां पर जो विदेशी लोगों के बैंक हैं जिनके हेडक्वार्टर उनके देश में है, उन बैंकों को हम क्या कहते हैं? फॉरेन सेक्टर बैंक कहते हैं। यहां पर एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं कि विदेशी क्षेत्र के बैंक क्या हैं। परिभाषा देख लेते हैं। विदेशी क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जो किसी विदेशी देश में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन घरेलू देश में शाखाएं या सहायक कंपनियां संचालित करते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई है कि यह रजिस्टर्ड जो होते हैं वो अपने देश में होते हैं, लेकिन इनकी कुछ ब्रांचेस अन्य देशों में होती है। अगर मेन पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स की, तो किसी विदेशी देश में पंजीकृत होते हैं, और संचालन की बात करें तो घरेलू देश में शाखाएं या सहायक कंपनियां संचालित करते हैं। नियमन की अगर बात करते हैं तो गृह देश जो उनका खुद का देश है वहां पर, और मेजबान देश जहां पर वो जाते हैं अपनी ब्रांचेस खोलने, दोनों के नियमों के तहत संचालित करना पड़ता है। यानी उसमें अपने देश में वो अपने देश की सेंट्रल बैंक यानी उसकी सरकार के अनुसार काम करेंगे, और हमारे देश में आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ही काम करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि उनके यहां पर कुछ और नियम है, हमारे यहां पर कुछ और है, तो हमारे यहां खोलेंगे तो हमारे अनुसार काम करेंगे, यानी हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई के अनुसार काम करेंगे। सर्विसेज की बात करें तो ये बिल्कुल उसी प्रकार की सर्विसेज देते हैं जैसे कि अन्य बैंक देते हैं। अब जानते हैं कि चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, यस बैंक हो, या फिर कोई अन्य बैंक का नाम आप लेते हैं जिसमें हम पब्लिक सेक्टर को भी गिन सकते हैं, जैसे पीएनबी है, जैसे एसबीआई है, जैसे कोई भी बैंक है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार ये भी काम करते हैं। काम में कोई डिफरेंस नहीं है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना बात आपको समझनी है। बस हेडक्वार्टर का अंतर है। हेडक्वार्टर हमारे देश के जितने भी बैंक हैं उनका हेडक्वार्टर हमारे ही देश में है, लेकिन इन विदेशी बैंकों का हेडक्वार्टर इनके देश में होता है। अगर बात करें कि भाई इनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य नॉर्मल सी बात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और वित्तीय सेवाओं को सुगम बनाना इनका उद्देश्य है। ये बहुत कॉमन सी बात है। जैसा कि हमारे यहाँ की बैंकों का उद्देश्य है वैसे ही इनका उद्देश्य में कोई कमी नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि फॉरेन सेक्टर बैंक बड़े आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इसको समझ चुके हैं। वैसे ये पढ़ने की चीज नहीं है, बट एग्जाम में सवाल आते हैं, और वो सवाल क्या आते हैं सभी डिस्कस करेंगे, पढ़ना मजबूरी बनता है। भाई यहां पर हमने इसी को इंग्लिश वर्जन में दिया है, की पॉइंट्स भी आपके लिए दे दिए हैं, डेफिनेशन भी दे दी है जो कि अभी हमने समझाई है, ठीक उसी को हमने यहां पर ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी दिया है। हम उन सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है, कुछ को हिंदी में पढ़ना पसंद है, तो हमारा ये चैनल डेडिकेटेड है
बाइलिंगुअल के लिए, जो भी लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कंफर्टेबल है उनके लिए भी, और जो केवल एक भाषा में कंफर्टेबल है सभी के लिए हम बराबर का यहां पर योगदान दे रहे हैं। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर बात करें कि भारत में हम किस बैंक की बात करेंगे, फॉरेन सेक्टर बैंक, ऐसे तो न जाने कितने फॉरेन सेक्टर बैंक हैं, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना चाहिए कि एग्जाम में क्या सवाल यहां से बन सकते हैं। पहला सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है कि भारत में पहला जो एटीएम लगा वो किसने लगाया। दरअसल ये लक कहिए कि अनलक कहिए कि हमारे किसी देश के बैंक ने पहली बार भारत में एटीएम नहीं लगाया। भारत में जो एटीएम लगाया वो किसी दूसरे विदेशी बैंक ने लगाया, उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में बाकी जैसे अगर कहें कि पहली बार जो एटीएम लगा था वो 1987 में लगा था, और पूरी दुनिया में एटीएम जो लगा वो 1967 में लगा। दोनों में अंतर है। दुनिया में पहली बार जो एटीएम लगा वो 1967 में लगा, और ये जो लगाया गया था वो बार्कलेज बैंक के द्वारा नॉर्थ लंदन में लगाया गया था। ब्रिटेन की बात है। ठीक है भाई, नॉर्थ लंदन में लगाया गया बार्कलेज बैंक के द्वारा। आज उसी बार्कलेज बैंक की कुछ ब्रांचेस हमारे भारत में भी हैं, जिसने दुनिया में सबसे पहला एटीएम दिया। अगर भारत में बात करें कि भारत में सबसे पहला एटीएम किसके द्वारा लगाया गया, इसीलिए जरूरी है कि यह बैंक हमें जानना चाहिए। बैंक का नाम है HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये जो बैंक है इसी बैंक ने भारत में पहली बार एटीएम लगाया। आप यकीन मानिएगा एटीएम जो लगा वो बहुत लेट लगा है हमारे भारत में, 1987 में लगा है। मुंबई में पहली बार एटीएम लगाया गया, 1987 मुंबई में लगाया गया। अब याद रखिएगा, इसी के बारे में हमने यहां पर आपको बता दिया है कि पहला एटीएम जो बनाया गया लगाया गया वो HSBC बैंक के द्वारा लगाया गया। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है HSBC का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। बता दिया है आपको, पहला एटीएम देने के लिए प्रसिद्ध है। 1987 में मुंबई में पहला एटीएम लगाया गया। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं और कुछ बैंकों के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बैंकों के बारे में जैसे स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक है, जैसे DBC बैंक है, जैसे बार्कलेज बैंक है, भारत में ये सब काम कर रहे हैं। अब कुछ प्रमुख बैंकों को ले लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं कि भाई इनका हेडक्वार्टर यानी ये कहां से है। एग्जाम में कभी कभार ये पूछ लेता है यह बैंक किस देश का है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर बात कर ली है कि पहला एटीएम कब लगा, तो देखिए पहले जान लेते हैं सिटी बैंक। सिटी बैंक जो बैंक है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA है, अमेरिका की बात हो रही है, तो यहां पर इसी देश का है सिटी बैंक। दूसरा बैंक HSBC, ये HSBC जो बैंक है ये यूके का बैंक है। यूके क्या है हमने अभी कुछ ही समय पहले आपको एक क्लास में बता दिया है, जो कि इकोनॉमी की क्लास नहीं है, इंडियन पॉलिटी की क्लास में थोड़ा सा हिस्सा हमारा यूके का आया, जिसके बारे में हमने बता दिया। करंट अफेयर में भी इसके बारे में जिक्र किया था कि देखिए ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या कौन कौन से देश आते हैं। अगर आप इन सबके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहते हैं, जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसमें A to Z चीजें आपको समझाई जाएंगी। जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीप पर जितने भी देश हैं, सभी देशों के बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं, उनकी करेंसी कैपिटल क्या है, और कितने आज तक जितने संगठन बनाए चुके हैं, जैसे कि सार्क है, आसियान है, नाटो है, सभी के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं संघाई सहयोग संगठन है, इन सब के बारे में A to Z बताएंगे। तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, वहां पर हमारी ये क्लास शुरू होने वाली है। यहां पर हमने HSBC के बारे में बता दिया है। HSBC जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन में है। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, भारत में सबसे बड़ा जो बैंक है विदेशी, अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, ये भारत में सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन में, और ये बैंक भी कहां का है, यूके का है। अगर बात करें DCB बैंक की, तो ये सिंगापुर का बैंक है, DCB। बार्कलेज, अभी हमने आपको बताया है कि बार्कलेज ही पहला ऐसा बैंक है जिसने दुनिया में पहला एटीएम लगाया। यूनाइटेड किंगडम, वही हमने बता दिया, यूके और मुख्यालय इसका लंदन में है। ठीक है भाई, इसके बाद रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का बैंक है, एडिनबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है, यूके में ही यह पड़ता है। ठीक है, स्कॉटलैंड भी आप जानते हैं
यूके जो बनता है, आपको बता भी देते हैं, हालांकि पहले भी बता चुके हैं, यूके का मतलब है, यूके में आते हैं 4 देश, जिसमें एक आएगा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, और दूसरा आएगा, ये तो पहला हो गया, उसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा स्कॉटलैंड, जो इसी की बात हो रही है, क्योंकि इसी को तो यूके बोलते हैं, स्कॉटलैंड, ये दूसरा कंट्री आएगा। तीसरा कंट्री आएगा वेल्स, वेल्स ये है आपका तीसरा कंट्री, और चौथा आएगा इंग्लैंड। ये चारों कंट्री मिलकर के बनाते हैं हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम। उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं यूके मतलब, ठीक है भाई। तो यहां पर हमने समझ लिया एडिनबर्ग में इसकी कैपिटल, वो है आपका मुख्यालय है। बैंक ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिंपल सी बात है, कहां का बैंक है, बैंक कहां का है, अमेरिका का। ऐसे में ये वाली बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ सकता है कि ड्यूश बैंक कहां का है। ड्यूश बैंक कहां का है, जर्मनी का बैंक है। ऐसे नामों में जिनमें देश का नाम नहीं है वो बैंक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है। जैसे ड्यूश बैंक है, पता नहीं चल रहा कहां का है, तो याद रखिएगा जर्मनी का बैंक है। और जैसे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आप बता सकते हैं स्कॉटलैंड का बैंक है। तो यहां ऐसे सवाल कम इंपोर्टेंट होते हैं, ये सवाल ज्यादा इंपोर्टेंट है, जैसे ड्यूश बैंक हम पूछ रहे हैं। अगर बात करें यूबीएस बैंक की, तो यूबीएस बैंक किस देश का है, स्विट्जरलैंड का है। यूबीएस बैंक स्विट्जरलैंड का है। अगर बात करें जेपी मोर्गन चेस बैंक, जेपी मोर्गन चेस बैंक, ये अमेरिका का बैंक है। कुछ और प्रमुख बैंक है, उनके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे गोल्डमैन सैच बैंक, गोल्डमैन सैच बैंक, ये जो बैंक है ये भी अमेरिका का बैंक है। सोसाइटी जनरल बैंक, ये फ्रांस का बैंक है। सोसाइटी जनरल बैंक आपका फ्रांस का बैंक है। बीएनबी परिबास, बीएनबी परिबास भी फ्रांस का बैंक है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिंपल है, नाम में ही आपका अमेरिकन आ रहा है, तो ये भी आपका कहां का है भाई, ये है अमेरिका का बैंक। क्रेडिट स्विस बैंक, ये कहां का है, स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक हैं सभी को स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बैंक का नाम जो हमने यहां पर डिस्कस किया है, क्रेडिट स्विस, क्रेडिट स्विस बैंक। दरअसल स्विस बैंक में जितने भी वहां पर बैंक हैं उन सबकी एक ट्रेड मोनोपोली है। मोनोपोली क्या है, वो वहां के रूल्स हैं कि वो अपने किसी भी कस्टमर की जानकारी किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, वहां पर नियम है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी नौकरी पर लगते हैं और नौकरी एक छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जा रहे हैं, तो नई नौकरी वाला जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका वेरिफिकेशन करवाएगा और आपसे अकाउंट नंबर लेगा या आपसे सैलरी स्लिप लेगा। इसमें आपके बारे में पूरी जानकारी करवा लेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, जिस जो आपने मेंशन किया है उसमें उतना पैसा आपके अकाउंट में आता था कि नहीं, मतलब आपकी सैलरी देखना चाहता है कि जो आपने बताई रियल में उतनी सैलरी आपको आती थी कि नहीं। तो मतलब अब यही थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कराता है और पाता है कि भाई थर्ड पार्टी ने बताया, यानी बैंक पूरी जानकारी आपके बारे में दे देता है कि इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है और कितना इनके अकाउंट में पैसा आता था, यानी इनकी सैलरी कितनी। लेकिन अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पर एक भी बैंक ऐसा नहीं है जो अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को थर्ड पर्सन को दे दे, नहीं देता है। हमारे भारत के लोग यहां से पैसा कमा करके, ये राजनेताओं की बात कर रहे हैं जिनके पास अनलिमिटेड पैसा उन्होंने कमाया, यहां से पैसा उठाया और इसी स्विट्जरलैंड में जमा कर दिया है, स्विट्जरलैंड की स्विस बैंकों में जमा कर दिया है इन्होंने पैसा। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि ना तो वहां पर नाम लिखने की जरूरत है, वहां पर केवल थंब इंप्रेशन और आंखों का जो आइरिस होता है, यानी जो आंखों की पुतलियां होती हैं, इनको स्कैन किया जाता है। थंब इंप्रेशन लगता है और इनको स्कैन किया जाता है। और पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि थंब इंप्रेशन किसी सेकंड पर्सन का हो ही नहीं सकता। तो जब भी कभी वहां से पैसा निकालने ये लोग जाते हैं तो इनको नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं है। दरअसल पूरे स्टाफ को पता ही नहीं रहता है कि किसका पैसा है। जो भी पैसा होगा, जिसका भी होगा, वो पैसा वहां से अगर विड्रॉ करना चाहता है, बस थंब इंप्रेशन करना है, पैसा निकल आएगा। यानी उनके यहां से जानकारी भारत में मिल ही नहीं पाती है, यहां से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बड़े बड़े नेता बड़ा ही सेफ समझते हैं कि हमारे बारे में जो काला धन हमने कमाया वो उसके बारे में वहां लोगों को पता, यानी भारत में लोगों को पता ही नहीं, सबसे सेफ मानते हैं उनको। सभी बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में बैंक है भाई। यहां पर प्रमुख बैंकों के बारे में हमने बात कर ली है।
और जैसे कि वही बैंक जो हमने अभी बात की है वो सभी बैंकें हैं, यहां पर आप याद रखिए सारी बैंकें वही हमने डिस्कस कर ली हैं। और फिर भी वैसे तो इससे सवाल ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो फॉरेन सेक्टर बैंक हैं यहां से बड़े ही कम सवाल बनते हैं। बट रूल, रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आपको यानी इन बैंकों को, फॉरेन सेक्टर बैंकों को आरबीआई के अकॉर्डिंग ही करनी होंगी। जैसे एसएलआर कोटा मेंटेन करना, सीआरआर कोटा मेंटेन करना, या किसी भी बैंक को लोन देना, जैसे कि रेपो रेट पर, रिवर्स रेपो रेट पर ये पैसा जमा करते हैं, बैंक रेट पर इनको लोन मिलता है, एमएसएफ पर लोन मिलता है, एसडीएफ पर मिलता है, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं उन सब के बारे में हम मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें बाकी बैंकों की तरह ही काम करते हैं, कोई अंतर इनमें नहीं है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, आपका मोस्ट वेलकम है। आपका अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। कैसा भी कंफ्यूजन सही आपका, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भाई अगर आपको वीडियोस जो हमारे लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करिए। लाइकों की संख्या बड़ी कम रहती है, जबकि जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो भाई आपसे गुजारिश है कि अगर आपको सब कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक भी करते चलिए, ठीक है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा। यहां पर डेली क्विज फॉर्म में करंट अफेयर हम प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे हमारे इसी चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर संडे टू संडे मिलता रहेगा और इसके साथ साथ मंथली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। बाकी के अन्य सब्जेक्टों के लिए आपको परेशान या चिंता नहीं करनी है। हम सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से यहां पर शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन में आपको मैप की शुरुआत करवाएंगे, वर्ल्ड मैप यहां से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हिंदी भी कराएंगे, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, सभी चीजें यहां पर पैरेलल चलती रहेंगी। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हम करवा पाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। आप हमसे जुड़े रहिए, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे फॉरवर्ड करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर हम आपके लिए लाइव कंटेंट शुरू करेंगे और प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेशन तभी लाएंगे जब इतने लोग हमारे पास हों जिससे कि हम लाइव सेशन कर सकें। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको, वीडियोस को, लेक्चर्स को शेयर करते रहिए। और बाकी भाई लास्ट तक बने रहने के लिए लेक्चर के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।